शहर की घूंघट वाली बहू। सुमन शादी करके नई नई अपनी ससुराल में आती है। वो एक शहर की लड़की थी, लेकिन सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी गांव में कर दी। सुमन गृह प्रवेश के समय देखती है कि उसकी सास ने बहुत ही लंबा घूंघट डाल रखा है। घूंघट की वजह से सुमन अपनी सास और जेठानी को पहचान नहीं पाती और बोलती है, अरे यहाँ तो सभी ने घूंघट डाल रखा है, इन लोगों की साड़ी भी सेम है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी कौन सास है और कौन जेठानी है। सुमन के ससुराल में सभी औरतें घूंघट में थी और यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी। सारी रस्म हो जाती है, घूंघट में सुमन भी अंदर आती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की रस्म करने जाती है। तभी देखती है कि वहाँ उसकी जेठानी लंबा घूंघट करके ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही है। ये देखकर सुमन बोलती है, जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतने बड़े घूंघट में आपको सही से कुछ नजर भी आ रहा होगा क्या? वैसे भी नई दुल्हन तो मैं हूँ, फिर आपने घूंघट क्यों डाल रखा है? मैंने घूंघट किया है और तुम भी करो, क्योंकि घूंघट इस घर का रिवाज है। यहाँ पर सारी औरतें घूंघट करती हैं। इस घर की औरतें बिना घूंघट की नहीं रहती, और हाँ, इसलिए तुम भी घूंघट डालो। इतना बोलकर सुमन की जेठानी कोमल सुमन के ऊपर एक लंबा सा घूंघट डाल देती है और थोड़ी देर बाद उन दोनों की सास रीता घूंघट में अंदर आती है। अपनी सास को घूंघट में देखकर सुमन मन ही मन बोलती है, मेरे मायके वालों ने बेकार में सरकारी नौकरी वाले इस लड़के के चक्कर में आकर मुझे इस पुरानी सोच वाली घर में फेंक दिया। मगर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब शादी की है तो फिर झेलना तो पड़ेगा ही। इतना सोचकर सुमन कामों में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी से समझौता कर लेती है। सुमन के ससुराल में बहुत सारी पाबंदियां थीं। ससुराल की औरतें बिना अपने पति को कहे बिना बाहर नहीं जा सकती थी और न ही किसी अनजान को अपना चेहरा दिखा सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो ज्यादातर घूंघट में ही रहा करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रीता सुमन और कोमल से कहती है, सुनो बहू, तुम्हारे ससुर जी के फूफा जी आ रहे हैं। तुम जानती हो कोमल, वो कितने ज्यादा सख्त मिजाज के आदमी हैं। उनको किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे ससुर जी मुझे सुनाएंगे और मैं तुम दोनों को भी। नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको हमारी तरफ से एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं सुमन को अच्छे से समझा दूंगी। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों के चेहरे से बिल्कुल भी घूंघट सरकना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेज दूंगी। रीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसी दिन रीता के पति सुंदर जी के फूफा जी आ जाते हैं और फूफा जी जब उनकी बहू के हाथ का चाय नाश्ता करते हैं तो दोनों बहुओं की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह 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 बहू, क्या नाश्ता बनाया है तुमने। तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। सदा खुश रहो बहुओं, तो तुमने बहुत संस्कारी लाए हो। तभी सुमन अपने मन में बोलती है, ये फूफा जी भी कितना मजाक करते हैं ना। दोनों ने एक हाथ का खाना खाया है और कह रहे हैं हमारी सासू माँ कितनी सुंदर बहुएं लाए हैं। हाँ, इन्होंने कभी बहुओं का चेहरा भी देखा है और तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें बहुत पहले से जानते हूँ। फूफा जी इतना बोलकर एक लंबी सी डकार मारते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। जब से फूफा जी घर आए थे, सुमन और कोमल का जीना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुमन और कोमल कभी भी अकेले एक कमरे में एक दूसरे के साथ होते तो फिर अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया करते थे। लेकिन जब से फूफा जी आए थे, तब से उन दोनों को हर वक्त घूंघट में रहना पड़ता था। सुमन परेशान होकर कोमल से बोलती है, दीदी, ये फूफा जी कब जाएंगे? जब देखो तब हमें घूंघट में रहना पड़ता है। पता नहीं सुमन कब जाएंगे फूफा जी यहाँ से, मैं तो खुद ही परेशान हो चुकी हूँ। हाँ दीदी, इन लोगों ने तो हमारी जान ले रखी है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ खांसते हुए फूफा जी आ जाते हैं और फूफा जी को देखकर दोनों फिर से घूंघट कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर सुमन अपनी फ्रेंड रोशनी को कॉल करती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है, जिसे सुनकर रोशनी सुमन से कहती है, अरे यार, बस इतनी सी बात। अच्छा सुन, मैं तुझे एक बड़ी और मजेदार आइडिया देती हूँ। इस आइडिया से तेरे फूफा जी खुद 9-2-11 हो जाएंगे। हाँ सच में? अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से तू अपना आइडिया बता। रोशनी सुमन को एक आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सुमन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कोमल को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेती है। उसके बाद अगले दिन सुबह जब सुमन फूफा जी को चाय देती है, जिसके अंदर बहुत सारी मिर्च होती है,
और जब फूफा जी वो चाय पीते हैं उनके कान लाल हो जाते हैं और वो गुस्से से बोलते हैं, हाय मर गया रे, हाय दैया, इसमें क्या डाल दिया, पूरी जीभ जला दी, ये कौन सी मिर्ची वाली चाय बना दी, मैं ये चाय पीकर मर जाऊंगा। अरे अरे माफ करना फूफा जी, वो क्या है ना, इतना लंबा घूंघट करने का रिवाज है इस घर में, इस घूंघट में कुछ दिखाई नहीं देता, शायद मैंने चीनी के बदले गलती से मिर्च डाल दी होगी, सॉरी फूफा जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आगे से ध्यान रखना, इस बार माफ कर देता हूँ। कुछ देर बाद कोमल फूफा जी की प्रेस की हुई शर्ट लेकर आती है। फूफा जी देखते हैं वो शर्ट बीच में से जली हुई है। शर्ट देखकर फूफा जी कोमल से कहते हैं, बहू तूने इस शर्ट में एक हाथ का छेद कर दिया, अब मैं इसे कैसे पहनूंगा, अब मैं क्या करूं? वो क्या है ना फूफा जी, इतना लंबा घूंघट करना पड़ता है, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझसे गलती से आपकी शर्ट जल गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारी सास रीता का, अभी तक उसके इतने पुराने विचार हैं, अगर मैं थोड़ी दिन और यहाँ रहा ना तो मेरे खाने में जहर मिलाकर और खिलाकर मुझे मार ही डालोगी, इससे अच्छा होगा मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। फूफा जी इतना बोलकर उसी समय अपना सामान पैक कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर कोमल और सुमन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि आखिर वो अपने प्लान में कामयाब जो हो जाती हैं। उसके बाद सुमन और कोमल दोनों सुमन के कमरे में बैठे होते हैं और अपने चेहरे से घूंघट हटा लेते हैं। उसके बाद सुमन कोमल से कहती है, दीदी मेरी शादी को मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, लेकिन आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, आपका इस घूंघट में दम नहीं घुटता क्या? आपका मन नहीं करता हमें इस घूंघट से आजादी मिले? मन तो मेरा भी बहुत करता है देवरानी जी, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, कई सालों से चला आ रहा है इस घर में ये रिवाज, और ये अचानक से ऐसे खत्म नहीं हो सकता। दीदी अगर एक बार कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता? वैसे आप बुरा ना मानो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जिससे हम उस रिवाज को हमेशा के लिए हमारे परिवार से खत्म कर सकते हैं। सुमन की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगती है और सुमन कोमल के कानों में एक तरकीब बताती है। उसके थोड़ी ही देर बाद सुमन और कोमल मिलकर घर के काम वाली सुहानी के पास जाते हैं और वो घूंघट में बर्तन धो रही होती है। तभी कोमल उससे कहती है, सुहानी आज मेरी और सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर तू आज झाड़ू पोछा के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी बना देना, हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तू तो जानती है ना सुमन इस घर में अभी नई नई आई है, तो फिर उसको खाना बनाने में टाइम लग जाएगा, और मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है दीदी, मैं आज खाना बना दूंगी, लेकिन बस आज के लिए। अगर आप मुझसे रोज ही ऐसे खाना बनवाओगे तो फिर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर आपको मेरी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर हमने तुमसे खाना बनवाया फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह खुद ही बढ़ा दूंगी, और ये मेरा वादा है। अब खुश? उसके बाद वो कुछ ही घंटों में खाना बनाकर तैयार कर देती है, और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तभी वहाँ पर सुमन और कोमल आती हैं और सुहानी को अपनी सास की साड़ी देकर कहती है, सुहानी आज तूने हम सब के लिए खाना बनाया है ना, इसलिए ये साड़ी मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, लेकिन मैं ऐसी साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए तू ये साड़ी ले ले, तेरे पर बहुत जचेगी। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप मेरे लिए मालकिन की साड़ी लेकर आई हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसलिए ये साड़ी अभी तू पहन ले, टेबल पर खाना भी तू ही लगा देना। वो क्या है ना, सासू माँ घर से बाहर गई हैं और मेरी तबीयत खराब है, ससुर जी कब से खाना मांग रहे हैं। कोमल की बात सुनकर सुहानी साड़ी बदल लेती है और उसके बाद सब लोगों के लिए घूंघट में बाहर टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन और कोमल के पति काम पर चले जाते हैं और रीता मंदिर गई हुई थी। सुमन और कोमल पड़ोस में किसी काम के बहाने चले जाते हैं और फिर सुंदर अपने घर के नौकरानी को अपनी बीवी समझकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मेरी जान आज तो खाने में मजा ही आ गया, आज भी तुम्हारी हाथों में क्या स्वाद है, मन तो कर रहा है तुम्हारा हाथ चूम लूं। सुंदर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी रीता आरती की थाली लेकर मंदिर से घर आ जाती है और अपने आँखों से अपने पति को घर की नौकरानी के साथ देख लेती है। ये सब देखकर उसके हाथों से थाली छूट जाती है। उसके बाद वो अपने चेहरे से घूंघट हटाकर सुंदर के पास आती है और सुंदर को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। हे भगवान, नास मिटे तेरा, मैं मर गई थी जो तू इस नौकरानी के पास चला गया,
और तुझे शर्म नहीं आई? अरे क्या फायदा इस घूंघट का जिसमें तुम अपनी बीबी को नहीं पहचान सकते? कान खोलकर सुन लो मेरी बात, आज के बाद इस घर में कोई घूंघट का रिवाज नहीं करेगा। तुम्हारी समझ में आई बात? सुंदर कई बार माफी मांगता है, मगर रीता उसकी एक नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है। उसके बाद सुमन की ससुराल में घूंघट का रिवाज खत्म हो जाता है और उसके बाद सुमन और कोमल मिलकर धीरे धीरे बाकी पुराने ख्याल और बाकी पुराने रिवाज को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। सोने के लंबे बालों वाली राजकुमारी। एक बार की बात है, किसी राज्य में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता बहुत अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे घने सोने के बाल थे। वो इतनी सुंदर थी कि परीलोक की खूबसूरत परियां भी उसकी खूबसूरती के सामने फीकी थी। राजकुमारी सिंड्रेला को ऑर्किड के फूल इतने पसंद थे कि महल का बगीचा ऑर्किड के फूलों से भरा हुआ था। वो अक्सर ऑर्किड के फूलों को अपने सोने के लंबे बालों में लगाया करती थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी सिंड्रेला अपनी रानी माँ फ्लोरा से बोली, मॉम, क्या आप मेरे बालों में सुंदर ऑर्किड के फूलों को लगा देंगी? हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी राजकुमारी, आओ मेरे पास बैठो। राजकुमारी सिंड्रेला तुरंत ही रानी माँ फ्लोरा के पास जाकर बैठ गई। माँ फ्लोरा सिंड्रेला के बालों में कंघी करते हुए दासी से बोली, दासी, जाओ और मेरी राजकुमारी के लिए बगीचे में जाकर ताजे ऑर्किड के फूल को तोड़ कर ले आओ। रानी फ्लोरा की आज्ञा मिलते ही दासी राजमहल के बगीचे में गई और ऑर्किड के फूल तोड़कर राजकुमारी सिंड्रेला के कक्ष में पहुंची। उसके बाद माँ फ्लोरा ने बड़े प्यार से सिंड्रेला के बालों में ऑर्किड के फूलों को लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी राजकुमारी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। तुम सदा इन फूलों की तरह महकती और मुस्कुराती रहना। राजकुमारी सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए माँ फ्लोरा को गले से लगा लिया। एक दिन की बात है, राजकुमारी सिंड्रेला बगीचे में घूम रही थी। तभी उसे राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे दरबान अंदर आने से रोक रहा था। ये देख राजकुमारी सिंड्रेला ने दरबान से कहा, दरबान, बूढ़ी अम्मा को अंदर आने दो। राजकुमारी सिंड्रेला का आदेश पाते ही दरबान ने बूढ़ी औरत को अंदर जाने दिया। बूढ़ी औरत खुश होते हुए बगीचे में टहल रही थी। राजकुमारी सिंड्रेला के पास गई और बोली, राजकुमारी, आप बहुत ही दयालु हैं, साथ ही बहुत ही प्यारी भी हैं, इन फूलों की तरह। तारीफ के लिए धन्यवाद अम्मा। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगी। राजकुमारी बिटिया, दरअसल मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अनाज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली देती हूँ। ये कहते हुए राजकुमारी सिंड्रेला ने बूढ़ी औरत को सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी। मैं आशा करती हूँ अम्मा, इन सिक्कों से आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपके लिए महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपको जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी, तुमने मेरी सहायता की। इसके बदले तुम्हें कुछ मैं देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली में से एक काले रंग का ऑर्किड का फूल निकाला। ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार है। मैंने काले रंग का ऑर्किड पहले कभी नहीं देखा। वाओ, कितना ब्यूटीफुल फूल है ये। ये कहते हुए सिंड्रेला फूल को निहारने लगी। तब वो बूढ़ी औरत बोली, राजकुमारी, लगता है तुम्हें काले रंग का ऑर्किड फूल बहुत पसंद आया। ये एक जादुई फूल है। अगर तुम इसे बगीचे में बाकी गुलाबी ऑर्किड फूलों के साथ लगाओगी और इसे पानी दोगी तो ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत गुलाबी ऑर्किड फूल में बदल जाएगा। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे बाकी फूलों के साथ जरूर लगाऊंगी। ये कहते हुए राजकुमारी सिंड्रेला बूढ़ी औरत से विदा लेकर गुनगुनाते हुए महल के अंदर चली गई। वहीं बूढ़ी औरत राजकुमारी सिंड्रेला को देख मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगी। दरअसल बूढ़ी औरत एक बुरी जादूगरनी जुम्बी थी। वो राजकुमारी सिंड्रेला के सोने के बाल हासिल करना चाहती थी।
मुझे ये सोने के सिक्के नहीं बल्कि सोने के बाल चाहिए जो अब मैं हासिल करके ही रहूंगी। मेरा जादुई काला ऑर्किड अपना जादू दिखाएगा, मेरी कई सालों की मेहनत रंग लाएगी। इतना बोलकर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और जल्द ही अपनी काली गुफा में पहुंचकर अपने असली रूप में आकर जादुई गोले में राजकुमारी सिंड्रेला को देखते हुए बोली अब राजकुमारी सिंड्रेला हमेशा के लिए काले ऑर्किड फूल के अंदर कैद हो जाएगी आब्राकडाब्रा चिकी बुम्बू फिर आने वाली अमावस्या को सिंड्रेला के सोने के बालों को काटकर मैं काली शक्तियों के देवता को चढ़ाऊंगी फिर मैं सदा के लिए खूबसूरत और सोने के बालों वाली जादूगरनी बन जाऊंगी जैसा कि जादूगरनी जुम्बी ने राजकुमारी सिंड्रेला के लिए जाल बिछाया था, ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही राजकुमारी सिंड्रेला ने काले ऑर्किड फूल को जैसे ही बगीचे में लगाकर अपने हाथों से पानी दिया, तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और राजकुमारी सिंड्रेला का आकार छोटा हो गया। फिर वो काले ऑर्किड फूल के अंदर कैद हो गई। ये नजारा अपने जादुई गोले में देख जादूगरनी जुम्बी खुशी से नाचने लगी मेरा नाम जुम्बेजू, बाबा जुम्बेजू, सोने वाले बाल पाकर पहुंच जाऊंगी टिम्बकटू, बाबा बाबा। गाना गाते हुए जादूगरनी जुम्बी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी महल के आसपास का मौसम अचानक बदल गया और तेज तेज हवाएं चलने लगी और काला ऑर्किड का फूल उड़ते हुए बहुत दूर राजकुमार विलियम्स के कदमों के पास जा गिरा, जो कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार था और वहां घूमने आया था। काले ऑर्किड फूल को देखकर राजकुमार विलियम्स ने कहा, वाह, कितना सुंदर ब्लैक ऑर्किड का फूल है, मैंने ऐसा फूल पहली बार देखा है। ये कहते हुए राजकुमार विलियम्स काले ऑर्किड के फूल को हाथों में लिया और घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य लौट गया। वहीं दूसरी ओर अंधेरी रात में जादूगरनी जुम्बी काला ऑर्किड का फूल लेने राजमहल के बगीचे में पहुंची, तो वहां काला ऑर्किड ना पाकर गुस्से से तिलमिला गई। अरे, मेरा जादुई ऑर्किड का फूल कहाँ गया? अभी तो यहीं बगीचे में ही था। मेरे बरसों की मेहनत बेकार नहीं हो सकती। ये कहते हुए जादूगरनी जुम्बी काले ऑर्किड फूल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। वहीं राजकुमार विलियम्स ने महल पहुंचकर काले ऑर्किड फूल को अपने बगीचे में जाकर लगा दिया। राजकुमार विलियम्स उस फूल की ओर इतना आकर्षित हो गया कि वो उसे बातें भी करने लगा। काश तुम मुझसे बात कर सकते प्यारे फूल, तुम्हें देखकर मैंने जाना सुंदरता क्या होती है। तुम कितनी आकर्षित हो। ये कहते हुए राजकुमार विलियम फूल को निहारने लगा। वहीं दूसरी ओर महल में राजकुमारी सिंड्रेला को गायब देख सभी चिंता में डूब गए। दूर दूर तक राजकुमारी सिंड्रेला के लापता होने की खबर फैल गई और महल के मंत्रियों और सैनिकों ने जोरों शोरों से राजकुमारी को तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर सब नाकाम रहे। तब रानी फ्लोरा उच्च सलाहकार के सलाह पर राज्य के समीप एक सिद्ध बाबा के पास गई, जो एक विशाल बरगद के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। वो बोले, महारानी, मुझे पता है आप किस उद्देश्य से यहाँ आई हैं। राजकुमारी सिंड्रेला काले जादुई फूल के अंदर कैद हो गई हैं और यहाँ से कोसों दूर हैं। बाबा, कृपया कर मेरी बेटी को आजाद कराने का रास्ता बताइए। महारानी, आपकी बेटी तभी आजाद हो पाएंगी जब एक नेक और दयालु राजकुमार के आंसू उस फूल पर गिरेंगे। आप और हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी जुम्बी भी तलाश में लगी थी। वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसका काला जादू सिर्फ उसी राज्य तक सीमित था। आखिर मुझे मेरे जादुई गोले में कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा? मेरा काला ऑर्किड फूल गया तो गया कहाँ? अगर मुझे अमावस्या से पहले फूल नहीं मिला तो मैं कभी सिंड्रेला के सोने बाल हासिल नहीं कर पाऊंगी। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विलियम्स अपने बगीचे में हर रोज ऑर्किड के फूल को पानी देता और उसे निहारता रहता। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन राजकुमार विलियम्स की मां डायना की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। राजकुमार विलियम्स अपनी मां डायना के बहुत करीब था
वो बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक रात राजकुमार विलियम्स को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़े होकर चांद की ओर निहार रहा था। तभी उसकी नजर बगीचे में गई। उसे वहाँ ऑर्किड का फूल चांद की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दिया। ये देख राजकुमार विलियम्स को बड़ी हैरानी हुई और वो दौड़ता हुआ बगीचे में गया। ओह मेरे प्यारे ब्लैक ऑर्किड, तुम चांद की रोशनी में कैसे चमक रहे हो। काश तुम मुझसे बातें कर पाते। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे छोड़कर सदा के लिए भगवान के पास चली गई है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ये कहते हुए राजकुमार विलियम्स के आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आंसू काले ऑर्किड के फूल पर जा गिरा और जादूगरनी जुम्बी का काला जादू टूट गया और राजकुमारी सिंड्रेला ब्लैक ऑर्किड फूल से आजाद हो गई। राजकुमार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। मैं काफी समय से इस अंधेरी दुनिया में कैद थी। कौन हो तुम? मैं राजकुमारी सिंड्रेला हूँ। क्या राजकुमारी सिंड्रेला, तुम वही सोने की बालों वाली राजकुमारी हो ना, जो कुछ समय पहले अपने राज्य से लापता हो गई थी? हाँ, पर क्या तुम मुझे मेरे राज्य मेरी माँ के पास ले चलोगे? वो बहुत चिंतित होंगी। मुझे प्लीज मेरे महल ले चलो। अगली सुबह होते ही राजकुमार विलियम्स अपने घोड़े पर बैठाकर राजकुमारी सिंड्रेला को उसके राज्य ले गया। राजकुमारी सिंड्रेला को देख रानी फ्लोरा फूले ना समाई और महल में चारों तरफ आतिशबाजियां गूंज उठी। फिर रानी फ्लोरा ने राजकुमारी सिंड्रेला की शादी राजकुमार विलियम से करने का फैसला किया। दोनों भी ये सुन मन ही मन बहुत खुश थे। जल्द ही बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई और खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर काला ऑर्किड का फूल नष्ट होते ही जादूगरनी जुम्बी का जादुई गोला भी टूट गया। इसी के साथ उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। फिर दोबारा कभी नजर नहीं आई।